हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। रूस का यूक्रेन पर हमला लगातार 7वें दिन भी जारी है। इस बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए अभियान ऑपरेशन गंगा में वायुसेना भी शामिल हो गई है। वायुसेना का ट्रांसपोर्ट विमान C-17 हिंडन एयरबेस से रवाना हुआ। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए प्रयासों की निगरानी के लिए रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचे। बुखारेस्ट पहुंचने के बाद सिंधिया ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की निकासी प्रक्रिया पर हवाई अड्डे पर ही अधिकारियों के साथ बैठक की। देर रात यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर ऑपरेशन गंगा की विशेष उड़ान रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से दिल्ली पहुंची, जहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय छात्रों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सरकार अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकालने की सभी कोशिशें कर रही है। हमने अपने 4 केंद्रीय मंत्रियों को भी छात्रों को वापस लाने के लिए भेजा है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग मंगलवार को लगातार छठे दिन भी जारी रही। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ फोन पर बातचीत की। उन्होंने बताया कि इस दौरान रूस विरोधी प्रतिबंधों और यूक्रेन की रक्षा सहायता पर चर्चा हुई है। चर्चा में जो बाइडेन ने यूक्रेन की हर तरह से मदद करने का भरोसा दिया। यूक्रेन और रूस के बीच हो रही जंग के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने 5वीं उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, NSA अजीत डोभाल और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला मौजूद रहे। बैठक में यूक्रेन में भारतीय छात्र की मौत और भारतीय नागरिकों की वापसी पर चर्चा की गई। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में यूक्रेन के खार्किव में एक भारतीय छात्र की मौत हुई। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहरे दुख के साथ हम पुष्टि करते हैं कि आज सुबह खार्किव में गोलीबारी में एक भारतीय छात्र की जान चली गई। विदेश मंत्रालय उनके परिवार के संपर्क में है। हम परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। भारतीय छात्र की मौत पर यूक्रेन और रूस के राजदूत को विदेश मंत्रालय ने तलब किया और भारतीय छात्र की मौत पर जताया कड़ा विरोध। और दरअसल यूक्रेन में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे। राजधानी कीव के बाद अब खार्किव में जोरदार हमले हो रहे हैं। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट चार्ल्स मिशेल से फोन पर बातचीत की। उन्होंने भारतीय छात्र की मौत पर दुख जताया। चार्ल्स मिशेल ने कहा कि यूरोपीय देश भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालने में मदद कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अब यूक्रेन की राजधानी कीव में अब कोई भारतीय नहीं है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारतीयों की तत्काल वापसी के लिए रूस और यूक्रेन के राजदूतों से आज फिर बात हुई। अब तक 12,000 यानी करीब 60% भारतीय यूक्रेन से निकल चुके हैं। पोलैंड के वार्सा में भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए तत्काल सलाह जारी कर कहा कि भारतीय पोलैंड में जल्दी प्रवेश के लिए बुडोमेर सीमा से यात्रा कर सकते हैं। वो सीमा में चेक पॉइंट के जरिए जल्द से जल्द आ सकते हैं। जंग के बीच रूसी सेना का 64 किलोमीटर का सैन्य काफिला राजधानी कीव की ओर जाता दिखाई दिया है। मामले में अमेरिका की एक निजी कंपनी ने कहा कि सैटेलाइट तस्वीरों में यूक्रेन की राजधानी कीव के उत्तर में एक रूसी सैन्य काफिला दिखाया गया है, जो लगभग 64 किलोमीटर तक फैला है, जो पहले बताए गए 27 किलोमीटर के काफिले से काफी लंबा है। जंग के बीच रूस राजधानी कीव और खार्किव समेत कई प्रमुख शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। रूसी फोर्सेस ने राजधानी कीव के टीवी टावर पर मिसाइल अटैक किया। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई, 5 घायल हुए। रूस ने यहूदियों के नरसंहार की याद में बनाए गए बेबिन यार होलोकास्ट मेमोरियल सेंटर पर भी हवाई हमला किया। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट 7 और 8 मार्च को यूक्रेन रूस संकट पर सार्वजनिक सुनवाई करेगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इसकी जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि अंतिम उपायों के संकेत के लिए सुनवाई यूक्रेन द्वारा प्रस्तुत अनुरोध को समर्पित होगी। राष्ट्रपति जेलेंस्की की अर्जी को EU संसद ने मंजूरी दी है। आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोमवार को 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ में यूक्रेन को सदस्य बनाने के लिए आवेदन किया था। आज इस आवेदन को मंजूर कर लिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान देते हुए कहा कि रूस के मिसाइल हमले में 16 बच्चों की मौत हुई। जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने आम लोगों पर हमला किया। उन्होंने कहा कि हम अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और सभी देशों का हमें समर्थन भी मिल रहा है। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर एक फ्लाइट बुखारेस्ट से दिल्ली पहुंची। इस दौरान छात्र छात्राओं से मिलने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया एयरपोर्ट पहुंचे। मनसुख मांडविया ने कहा कि आप लोग वापस आ गए हैं और अब आप वहां फंसे बाकी भारतीय बच्चों से कहिए कि प्रधानमंत्री उन्हें भी जल्द ही भारत ले आएंगे।
यूक्रेन रूस जंग के बीच भारतीय दूतावास ने भारतीयों को आज कीव खाली करने के निर्देश दिए हैं। एडवाइजरी में सभी भारतीयों को आज कीव खाली करने के निर्देश दिए गए। उनसे कहा गया है कि जिसे वो साधन मिले वो वहां से खाली कर दें। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा कि रूस के राष्ट्रपति ने 2 चीजों को आंकने में गलती की है। उन्होंने यूक्रेनी प्रतिरोध की ताकत का गलत अनुमान लगाया और पश्चिमी एकता को भी कम आंका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूक्रेन युद्ध पर कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे संघर्ष में हमारे प्रधानमंत्री और सरकार की प्रभावी भूमिका निभा रही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी हर दिन बैठक कर इसकी समीक्षा कर रहे हैं। वहां फंसे भारतीयों की वतन वापसी कैसे हो। रूस से जंग के बीच यूक्रेन को अमेरिका लगातार समर्थन दे रहा है। अमेरिका ने न्यूयॉर्क स्थित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को यूक्रेन के झंडे में लपेटा है। इसके साथ ही अमेरिका ने 3 बड़े हॉलीवुड स्टूडियो ने द बैटमैन समेत रूस के सभी थिएटर में अपनी फिल्मों की रिलीज रोक दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीएम मोदी की मौजूदगी में राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि आयुर्वेदिक पौधों के महत्व और मानव अंगों पर उनके प्रभाव को प्रचारित करने के उद्देश्य से आरोग्य वनम बनाया गया है, जो अब जनता के लिए भी खुला है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मणिपुर ने एक नया इतिहास रचा है। पहले चरण के चुनाव में मणिपुर ने तय कर लिया कि पूर्वोत्तर में अब विकास का सूरज ही उगेगा। जिन लोगों ने मणिपुर को इतने दशकों तक पीछे धकेला, उन्हें अब यहाँ के लोग फिर मौका नहीं देंगे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार गो टू हिल्स गो टू विलेज जैसे जोड़ने वाले अभियान चला रही है, जिससे इनके षड्यंत्र टूट रहे हैं। जैसे जैसे कांग्रेस की बांटो और राज करो नीति ध्वस्त हो रही है, वैसे वैसे ही कांग्रेस भी ध्वस्त हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि मणिपुर हमेशा से भारत की एकता और अखंडता का प्रतिनिधित्व करता रहा है। यहाँ के 2 लोगों ने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया था, लेकिन कांग्रेस ने मणिपुर के इस इतिहास को, इन बलिदानों को और नेताजी को कभी सच्चे मन से श्रद्धांजलि तक नहीं दी। यूपी विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे थम जाएगा। 6ठे चरण में यूपी के 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इस चरण में सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनावी किस्मत का फैसला होगा, जो गोरखपुर की सदर विधानसभा सीट से उम्मीदवार है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की चुनावी रैलियां। मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वीरेंद्र सिंह जी पहले फुटबॉल खेला करते थे, इन्हें गोल रोकना भी आता है और गोल करना भी आता है। अमित शाह ने कहा कि इन्होंने भ्रष्टाचार और हिंसा के गोल को रोकने का काम किया और शांति, विकास और समृद्धि के गोल को गोल में दागने का काम भी किया। बलिया में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यूपी में बुआ बबुआ नहीं, सिर्फ बाबा की सरकार चलेगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार से यूपी का विकास होगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को कोई आग दिखाने की कोशिश करेगा तो भारत में वो ताकत है कि हम बाउंड्री के इस पार और उस पार जाकर मार सकते हैं। सिद्धार्थनगर में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैली करते हुए कहा कि पहले सिद्धार्थनगर में हर महीने दंगा होता था और उन्हें आंदोलन करने यहाँ आना पड़ता था। सीएम ने पूछा कि क्या इन 5 सालों में किसी ने दंगा करने का दुस्साहस किया। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 6ठे चरण के चुनाव के लिए यूपी के बलिया में चुनावी रैली की। उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश में पुलिस और फौज में नौजवानों के लिए भर्ती निकालने का काम किया जाएगा। अखिलेश ने कहा कि 11 लाख सरकारी पद भी खाली पदों पर नियुक्ति की जाएगी। राजधानी दिल्ली और कोलकाता में 19 किलो के एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर के रेट में आज से 105 रुपए का इजाफा हुआ है। वहीं 5 किलो के सिलेंडर में भी 27 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। फिलहाल घरेलू सिलेंडर की कीमत में अभी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि 7 मार्च को विधानसभा चुनाव के बाद घरेलू सिलेंडर की कीमतें बढ़ सकती है। जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने श्रीनगर के संतनगर इलाके से एक आतंकवादी सहयोगी को गिरफ्तार किया। उसके पास से AK-47 राइफल की 10 मैगजीन और अन्य गोला बारूद बरामद किए गए। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। छत्तीसगढ़ में आज से 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। पूरे प्रदेश भर में 12वीं के करीब 2,93,000 छात्र शामिल होंगे। इन छात्रों के लिए 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में सर्दी खांसी के लक्षण वाले छात्रों के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था होगी। वहीं कल से 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं।
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। यूपी में सीएम भूपेश बघेल 4 जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। गाजीपुर, जौनपुर जिले के अलग अलग क्षेत्र में सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। प्रौद्योगिकी आधारित विकास पर वेबिनार को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार स्टार्टअप्स के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। पीएम मोदी ने प्रौद्योगिकी आधारित विकास का जिक्र करते हुए कहा कि तकनीकी ही देश को आत्मनिर्भर बनाती है। उन्होंने कहा कि आज इकोनॉमी के क्षेत्र में हमारा विजन डिजिटल इकोनॉमी और फिनटेक जैसे आधार से जुड़ा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारे लिए तकनीक देश के सामान्य से सामान्य नागरिकों को सशक्त करने का माध्यम है। हमारे लिए तकनीक देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रमुख आधार है। इस बार हमारे बजट में सनराइज सेक्टर पर खास जोर दिया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियो स्पेशल सिस्टम, ड्रोन से लेकर सेमीकंडक्टर तक सभी सेक्टर्स आज देश की प्राथमिकता। पीएम मोदी ने कहा कि आज हम तेजी से घरों का निर्माण कर रहे हैं। रेल, रोड, वाटरवे और ऑप्टिकल फाइबर भी निवेश हो रहा है। इसमें और गति लाने के लिए गति शक्ति के विजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इस विजन को तकनीक से कैसे मदद मिल सकती है, इस पर हमें काम करना होगा। ज्यादा से ज्यादा मेडिकल उपकरणों का निर्माण भारत में हो और भारत की जरूरत को ध्यान में रखकर हो, इस पर भी हमें ध्यान देना है। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार के बजट में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में जो निर्णय हुए हैं वो सारे निर्णय महत्वपूर्ण है। हमारे लिए प्रौद्योगिकी देश के नागरिक को सशक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। प्रौद्योगिकी देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रमुख आधार। यूक्रेन संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएस कांग्रेस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह यूक्रेन पर हमला कर रहा है ये विश्व शांति के लिए खतरा है। रूस ने बिना किसी उकसावे के यूक्रेन पर हमला किया। अमेरिका यूक्रेन के साथ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि पुतिन ने गलत कदम उठाया। पुतिन को लगा था पश्चिमी देश और नाटो कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। वो यूरोप को बांटना चाहते थे। हम एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। यूक्रेन ने रूस के झूठे का मुकाबला सच्चाई के साथ किया। अमेरिका की सेना रूस के साथ भिड़ेगी नहीं, लेकिन रूस को मनमानी नहीं करने देगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि रूस को थोड़ी भी जानकारी नहीं है कि हम क्या करने वाले हैं। पुतिन का अनुमान गलत है कि वो यूक्रेन को कुचल देंगे। यूक्रेन के लोगों ने रूस को कड़ा जवाब दिया है। रूस की आर्थिक व्यवस्था तबाह है। हम रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं। यूक्रेन को $1 अरब की मदद देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यूक्रेनियन साहस के साथ लड़ रहे हैं। पुतिन को युद्ध के मैदान में लाभ हो सकता है, लेकिन उन्हें लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस वक्त का जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें यूक्रेन के खिलाफ छेड़ी गई जंग की वजह से रूस को कमजोर और बाकी दुनिया को ताकतवर बताया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि रूसी विमानों के लिए अमेरिका का एयर स्पेस बंद कर दिया गया। हम नाटो की एक इंच जमीन की रक्षा करेंगे। पुतिन आज इतने अलग थलग पड़ चुके हैं जितने पहले कभी नहीं थे। आज 27 देश यूक्रेन के साथ है। रूसी शेयर बाजार में 40% की गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट 7 और 8 मार्च को यूक्रेन रूस संकट पर सार्वजनिक सुनवाई करेगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इसकी जानकारी दी। इसमें कहा गया अंतिम उपायों के संकेत के लिए सुनवाई यूक्रेन द्वारा प्रस्तुत अनुरोध को समर्पित होगी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग मंगलवार को लगातार छठे दिन भी जारी रही। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ फोन पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस दौरान रूस विरोधी प्रतिबंधों और यूक्रेन की रक्षा सहायता पर चर्चा हुई है। चर्चा में जो बाइडेन ने यूक्रेन की हर तरह से मदद करने का भरोसा दिया है। जेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन की संसद में भावुक होकर भाषण दिया। जेलेंस्की ने कहा मेरे देश में जो हो रहा है वो थोपी गई एक त्रासदी है। हमें कोई भी तोड़ नहीं सकता क्योंकि हम यूक्रेनियन हैं। बता दें कि यूक्रेन ने सोमवार को यूरोपीय संघ का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया था। बाद में यूक्रेन की यूरोपियन यूनियन में एंट्री पर औपचारिक मुहर लग गई है। जंग के बीच 6 लाख से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में शरण ली है। इसमें सबसे ज्यादा करीब 3 से ज्यादा पोलैंड गए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर रूस रहा, जहां 1 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर रूस चले गए, जबकि अन्य यूरोपीय देश के 30 लाख से भी ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ने को मजबूर हुए। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सैनिकों ने पुलिस विभाग की बिल्डिंग में बड़ा अटैक किया। खार्किव में लगातार हो रही गोलीबारी से 21 लोगों की मौत हुई, जबकि 112 लोग घायल हुए। रूसी सैनिकों के हमले तेज होने से वहां के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है।
जंग के बीच रूस की राजधानी कीव और खार्किव समेत कई प्रमुख शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। रूसी फोर्सेस ने राजधानी कीव के टीवी टावर पर मिसाइल अटैक किया। इस हमले में 5 लोगों की मौत हुई, 5 घायल हुए। रूस ने यहूदियों के नरसंहार की याद में बनाए गए बेबिन यार होलोकास्ट मेमोरियल सेंटर पर भी हवाई हमला किया। जंग के बीच रूसी सेना का 64 किलोमीटर का सैन्य काफिला राजधानी कीव की ओर जाता दिखाई दिया। मामले में अमेरिका की एक निजी कंपनी ने कहा कि सैटेलाइट तस्वीरों में यूक्रेन की राजधानी कीव के उत्तर में एक रूसी सैन्य काफिला दिखाया गया, जो लगभग 64 किलोमीटर तक फैला है, जो पहले बताए गए 27 किलोमीटर के काफिले से काफी लंबा है। यूक्रेन पर रूस का हमला जारी है। इस बीच खबर है कि खेरसान के 2 ठिकानों और बंदरगाह पर रूस ने कब्जा कर लिया है। खार्किव शहर में रूसी सैनिक एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, वहां रूस की लैंडिंग फोर्स उतर गई है। यूक्रेन में जारी जंग के बीच दुनिया के कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पहले ही रूस पर कई कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। इस बीच टेक कंपनियां भी यूक्रेन पर हमले के खिलाफ रूस पर शिकंजा कसती दिख रही हैं। हमले के बीच एप्पल ने रूस में सभी प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगाने की घोषणा की है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के प्रयासों की निगरानी के लिए रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचे। बुखारेस्ट पहुंचने के बाद सिंधिया ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की निकासी प्रक्रिया पर हवाई अड्डे पर ही अधिकारियों के साथ बैठक की। देर रात यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर ऑपरेशन गंगा की खास उड़ान रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से दिल्ली पहुंची, जहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय छात्रों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सरकार अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकालने की सभी कोशिशें कर रही है। हमने अपने 4 केंद्रीय मंत्रियों को भी छात्रों को वापस लाने के लिए भेजा है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए हिंडन एयरबेस से रोमानिया और हंगरी के लिए 2 भारतीय वायुसेना के विमानों ने उड़ान भर ली है। ऑपरेशन गंगा के तहत ये विमान अपने साथ खाने पीने का सामान सहित टेंट और जरूरी चीजें लेकर जा रहे हैं। बता दें कि भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि यूक्रेन से जल्द सभी भारतीयों की वापसी हो। पोलैंड के वार्सा में भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए तत्काल सलाह जारी कर कहा कि भारतीय पोलैंड में जल्दी प्रवेश के लिए बुडोमेज सीमा से यात्रा कर सकते हैं। वो सीमा में चेक पॉइंट के जरिए जल्द से जल्द आ सकते हैं। दिल्ली हवाई अड्डे पर यूक्रेन से लौट रहे भारतीय छात्रों का केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्वागत किया। इस दौरान छात्रों ने हाथ में भारत का झंडा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाए। इस दौरान जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूक्रेन से लगभग 220 बच्चे वापस आए हैं। हमने सबसे पहले बच्चों को उनके माता पिता से बातचीत करवाई है। इन सभी बच्चों को थोड़ा समय लगेगा ये विश्वास करने में कि वो भारत लौट चुके हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटने वाले भारतीय छात्रों का स्वागत किया। उन्होंने कहा, घर वापस आने पर आपका स्वागत है। आपके परिवार के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने अनुकरणीय साहस दिखाया है। यूक्रेन में फंसे बलौदाबाजार के 6 में से 5 छात्र सकुशल भारत लौटे हैं। यूक्रेन से लौटे छात्रों को दिल्ली के छत्तीसगढ़ भवन में रुकवाया गया। बताया जा रहा है कि ये स्टूडेंट्स करीब 3 बजे फ्लाइट से रायपुर के लिए रवाना होंगे, जिसके बाद छात्र अपने गृह जिला बलौदाबाजार पहुंचेंगे। गुना की श्रुति नायक ने यूक्रेन से लौटने पर पीएम मोदी और राज्य सरकार को धन्यवाद दिया और मीडिया से बातचीत करते हुए वहां की आपबीती सुनाई। श्रुति ने बताया कि यूक्रेन के सोल्जर्स भारतीय छात्रों को पीट रहे हैं और हालात खराब होते जा रहे हैं। अभी भी कई छात्र फंसे हुए हैं। यूक्रेन में फंसे कटनी की छात्रा सुनिधि सिंह की सकुशल घर वापसी हुई। जबलपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सुनिधि सिंह को सड़क मार्ग के जरिए उनके घर कटनी भेजा गया। बता दें कि यूक्रेन से रोमानिया होते हुए सुनिधि सिंह दिल्ली पहुंची। दिल्ली से जबलपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद छात्रा को सड़क मार्ग से घर भेजा गया। यूक्रेन में फंसे इंदौर के आयुष पटेल ने केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई। इंदौर के युवक ने सभी भारतीयों को सकुशल भारत लाने के लिए सरकार से विनती की है। आयुष ने वीडियो जारी कर बताया कि अभी भी भारतीय छात्र बंकर में रहने को मजबूर है। यूक्रेन में फंसे मध्य प्रदेश के छात्रों को लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी है, यूक्रेन में प्रदेश के 193 छात्रों ने सरकार से संपर्क किया था। इनमें से 60 छात्रों को सकुशल मध्य प्रदेश लाया गया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अभी छात्र और उनके अभिभावकों से अधिकारी संपर्क कर रहे हैं। कोरोना टीकाकरण के बीच अमेरिका में बच्चों को लेकर नया खुलासा हुआ। फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन बच्चों पर कम असरदार है, जिसे लेकर बच्चों के पेरेंट्स चिंतित हैं। ओमिक्रॉन संक्रमण के दौरान जुटाए गए डेटा के मुताबिक वैक्सीन लगने के बाद भी बच्चे बीमार हो रहे हैं। बता दें कि दोनों डोज लगने के बाद भी उनमें कोरोना संक्रमण से बचाव की प्रतिरोधक क्षमता पैदा नहीं हो रही है।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की करीब 177 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 8,55,862 डोज दी गई, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 177 करोड़ 79,92,977 डोज दी जा चुकी है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामलों में आज बढ़ोतरी दर्ज की गई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 7,554 नए मामले आए। 223 लोगों की मौत हुई। कल 6,915 मामले आए थे। 180 मौतें हुई थी। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 85,680 हो गई। इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,14,246। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 79 नए मामले आए। कोरोना के 189 मरीज स्वस्थ हुए। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,000 के पार चली गई। मध्य प्रदेश में भी संक्रमण धीरे धीरे कम हुआ है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 285 नए मामले आए। कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में 611 मरीज स्वस्थ हुए। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 3,000 के पार चली गई। बीते 24 घंटे में 5,758 लोगों को वैक्सीन लगी। जाने माने फिल्म समीक्षक जयप्रकाश चौकसी का निधन हो गया। इंदौर में जयप्रकाश चौकसी ने अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों से वे बहुत ज्यादा बीमार चल रहे थे। जयप्रकाश चौकसी ने पिछले हफ्ते अपने लोकप्रिय कॉलम पर्दे के पीछे की अंतिम किस्त लिखी थी। शेयर बाजार में आज फिर गिरावट के साथ ओपनिंग हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का असर घरेलू शेयर बाजारों पर दिख रहा है और ये गिरावट के साथ खुले हैं। सेंसेक्स आज 618 अंक से ज्यादा टूटकर 55,629 पर खुला, तो वहीं निफ्टी 200 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ शुरू हुई है। जीएसटी संग्रह में वृद्धि का सिलसिला जारी है। इस वर्ष फरवरी में जीएसटी संग्रह 1,33,026 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल फरवरी 2020 के मुकाबले 26% ज्यादा है। इस बीच सेस का संग्रह 10,340 करोड़ रुपए का है। बता दें कि पहली बार जीएसटी सेस का संग्रह 10,000 करोड़ के पार पहुंचा है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल देश भर में ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना है। देश के पश्चिमी और मध्य इलाकों के हिस्से में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में मार्च से ही लू चल सकती है। इस बार मार्च में बारिश भी सामान्य या फिर सामान्य से कम हो सकती है। जेईई मेन के पहले चरण का आयोजन अप्रैल और दूसरे चरण का आयोजन मई में होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि पहले चरण का आयोजन 16 अप्रैल से 21 अप्रैल तक है। वहीं दूसरे चरण का आयोजन 24 मई से 29 मई तक होगा। बता दें कि पहले चरण के लिए आवेदन 1 मार्च से शुरू हो गए हैं, जिसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है। लंबे इंतजार के बाद मुंबई में आज से 100% स्कूल फिर से खुल गए हैं। बच्चे उत्साहित होकर अपने स्कूल जा रहे हैं। कोरोना के कारण बीते 2 सालों से बच्चे स्कूल जाने से इंतजार कर रहे थे। अब कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया। एमपी में लड़कियों की पढ़ाई के लिए सरकार एक नई पहल करने जा रही है, जिसमें लड़कियों को ढूंढ कर स्कूलों में दाखिला कराने की तैयारी है। इसके लिए सरकार 7 मार्च से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव के रूप में मनाएगी। सरकार की इस योजना में बीच में पढ़ाई छोड़ चुकी लड़कियों पर भी फोकस किया जाएगा। मध्य प्रदेश में मेडिकल स्टूडेंट्स को नई सौगात मिली है। प्रदेश में एमबीबीएस की 300 सीटें बढ़ाई गई हैं। इंदौर के एलएन मेडिकल कॉलेज को 150 सीटों के साथ मान्यता दी गई। बता दें कि अब प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में 2055 और निजी में 1900 एमबीबीएस की सीट हो गई है। वहीं प्रदेश में टोटल एमबीबीएस की 3,955 सीट हो गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। यूपी में सीएम भूपेश बघेल 4 जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। गाजीपुर, जौनपुर जिले के अलग अलग क्षेत्र में सीएम भूपेश कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश में अब सांची दूध के लिए भी दाम 2 रुपए बढ़ सकते हैं। सहकारी दूध संघों ने स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन को दाम बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। प्रदेश में 11 मार्च से नए दाम लागू हो सकते हैं। बता दें कि अभी मध्य प्रदेश में सांची दूध 54 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। भोपाल में आज जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को 1 सप्ताह हो गया। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स 24 फरवरी से हड़ताल पर बैठे हैं। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि मांग पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। भोपाल में रेलवे यात्रियों के लिए राहत की खबर आई है। राजधानी भोपाल से गुजरने वाली 47 ट्रेनों का स्पेशल दर्जा खत्म किया जाएगा। स्पेशल दर्जा खत्म होने के बाद अब 30% रेल सफर सस्ता होगा। वहीं अब भोपाल स्टेशन पर ट्रेनों की संख्या 132 से बढ़कर 167 हो जाएगी। बालोद में हत्या के फरार आरोपी को 28 साल बाद गिरफ्तार किया गया। आरोपी भेष बदलकर पुलिस को लगातार चकमा देता रहा, जिससे आज पुलिस ने दुर्ग के
दुर्ग से आरोपी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। बता दें कि 1994 में आरोपी ने चंद्रिका यादव की हत्या की थी और फरार चल रहा था। गुरु थाना क्षेत्र के सोलर गांव का मामला। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल की एक बार फिर बड़ी लापरवाही आई है। जय आरोग्य अस्पताल ने 5 दिन में दूसरी बार जिंदा मरीज को मृत बता दिया। अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग ने मरीज की सांसें चलने के बावजूद मरीज को मृत बताकर वेंटिलेटर से हटा दिया। ग्वालियर में IBC 24 की खबर का असर हुआ है। जय आरोग्य अस्पताल की लापरवाही की खबर दिखाए जाने के बाद अस्पताल प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। जय आरोग्य अस्पताल के अधीक्षक ने 2 नर्स को सस्पेंड और 1 वार्ड बॉय को हटा दिया है। साथ ही संबंधित डॉक्टरों को नोटिस जारी किया गया। सरायपाली बसना क्षेत्र में एक लोक निर्माण विभाग के द्वारा लगभग 110 करोड़ लागत से 43 किलोमीटर का सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस निर्माण कार्य में स्थानीय लोगों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ताहीन मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है। ग्वालियर में किले की दीवार से कूदकर युवक का रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। घटना के बाद SDRF ने मोर्चा संभालते हुए 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला। बता दें कि नूरगंज तलहटी में दीवार से छलांग लगाने के बाद युवक पेड़ों के बीच फंस गया था। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र बांदकपुर धाम में महाशिवरात्रि पर जागेश्वर नाथ की बड़ी धूमधाम से बारात निकाली गई, जिसमें जिले के बाकी इलाकों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बारात लेकर पहुंचे। बारातियों का जोरदार स्वागत हुआ। विधि विधान से विवाह की रस्में भी निभाई गई। इस दौरान मंदिर परिसर पर पुलिस की टीम भी तैनात रही। महासमुंद में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां ट्रेलर में तेज रफ्तार बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हुई। बताया जा रहा है कि तीनों पटेवा से झलप गांव जा रहे थे। इसी दौरान तोरला पड़ाव के पास ही हादसा हुआ। वहीं पटेवा थाना पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही है। जांजगीर चांपा के सक्ती में शिव बारात के दौरान 3 युवकों पर ब्लेड से हमला किया गया। हमले में तीनों युवक घायल हुए। घटना के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।